जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव करीब आ रहे हैं, अखिलेश यादव का तेवर और भी सख्त होता जा रहा है। वे हर दिन और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं और पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज चैनलों पर जाकर वे भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उनके सामने पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन अखिलेश बिना डरे बीजेपी की कमियों को गिना रहे हैं। वे सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह वही बीजेपी नहीं है जो दंगों पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस का रोल सामने आ रहा है। पुलिस हिरासत में पिछले 14 दिनों में 2 मौतें हुई हैं। ये सब राजधानी लखनऊ में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार किया है। जैसे मैंने पहले बताया, अखिलेश यादव को इस बात की परवाह नहीं है कि उनका इंटरव्यू कौन ले रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, आज तक की वो महिला पत्रकार जिन्होंने अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया था और उसमें काफी बदतमीजी की थी, ये वही महिला पत्रकार थीं जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़ गई थीं और पत्रकारिता की शर्मनाक मिसाल पेश की थी। आज अखिलेश यादव के सामने एक और महिला पत्रकार थीं और मंच था एबीपी न्यूज का। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा सबसे नकारात्मक है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा बांटने वाला नारा पहले कभी नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, अगर सरकार बेईमानी नहीं करेगी तो ये चुनाव सही तरीके से होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि बीएलओ से लेकर चुनाव से जुड़े अधिकारियों की पोस्टिंग बीजेपी ने अपने तरीके से की है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसे रामपुर बना देंगे और कई मंचों से ऐसा कहा हो, फिर जो नारा बटेंगे तो कटेंगे दिया गया है, वो देश के इतिहास में सबसे खराब और नेगेटिव नारा है। ऐसी राजनीतिक पार्टी ने इससे बुरा नारा पहले कभी नहीं दिया होगा। ये वो लोग हैं जो खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती, अब अपनी रक्षा खुद करनी होगी। सच्चाई यह है कि पीढ़ियों की एकता से ये लोग घबराए हुए और डरे हुए हैं। इसी वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीढ़ियों के लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो नेगेटिव नारे दे रहे हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, वे ढलान पर हैं। समाजवादी पार्टी और पीढ़ियों के लोग चढ़ान पर हैं और ऊंचाई पर जाने वाले हैं। पुलिस हिरासत में जो मौतें हो रही हैं उस पर भी अखिलेश यादव ने बात की, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा खास तौर पर चर्चा में है। अखिलेश यादव ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का इस्तेमाल अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी हो रहा है और इसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। अब आरएसएस भी इस नारे के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का है, क्योंकि बीजेपी उनके नारों के सहारे चल रही है। अखिलेश यादव ने एक और मंच पर यह भी कहा था, बटेंगे तो कटेंगे नारा बीजेपी की प्रयोगशाला में तैयार हुआ और फिर देखा गया कि सबसे जहरीला भाषण कौन दे सकता है। तब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का चुनाव हुआ और यह नारा लगाया गया। इस नारे पर शंकराचार्य स्वामी अविमतेश्वरानंद ने भी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब है कि अब तक नहीं बटे हैं, तो बड़ा सवाल है कि क्यों बटेंगे और क्यों बटने दिया जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह नारा भविष्यकाल की बात करता है। इसका मतलब है कि अभी लोग बंटे नहीं हैं, वे एक हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे लोग बंट जाएंगे। भाजपा अपने राज्य में जनता को बंटने क्यों दे रही है? स्वामी जी ने पूछा कि जब हम एक हैं तो तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि हम बंट जाएंगे, और वो कौन से कारण हैं जिनसे बंटने की बात हो रही है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर बंटने की बात है तो उन कारणों को जनता के सामने रखना चाहिए कि क्यों बंटने की संभावना है। अब अखिलेश यादव के इंटरव्यू पर लौटते हैं। भाजपा का दावा है कि उनके राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन फिर बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा सामने आती है और रामगोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। दैनिक भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन में 2 दंगाई यह कहते हुए पकड़े गए। स्टिंग ऑपरेशन में दंगाइयों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया, वरना वे पूरे महाराजगंज में आग लगा देते। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उन्हें क्यों पुलिस पर कार्रवाई करनी पड़ी? बहराइच में भाजपा बचाने वाला नहीं,
बल्कि फंसाने वाला दल बन गया है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर जीरो टॉलरेंस है तो दंगों में पुलिस पर कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। बहराइच के दंगे में पुलिस पर हुई कार्रवाई किसकी नाकामी है? उन्हीं का विधायक लिखकर दे रहा है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अपनी पार्टी के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। बीजेपी बचाने वाला नहीं बल्कि फंसाने वाला दल है। बहराइच के दंगे में बीजेपी का रवैया सही नहीं है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा। आपको भी सावधान रहना चाहिए। ये लोग गंगा मां से भी झूठ बोलते हैं। आपका एक चैनल गंगा भी है, तो सोचिए ये आपके सामने क्या बोलेंगे। जो मां गंगा से झूठ बोलते हैं उनसे सावधान रहें। अखिलेश यादव ने यह भी याद दिलाया कि हम लखनऊ में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में पिछले 15 दिनों में मोहित पांडे और अमन गौतम नामक 2 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए हैं, लेकिन गोदी मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं हो रही है। राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस का न्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो थाने हमें न्याय दिलाने के लिए होते हैं वे अत्याचार गृह बन गए हैं। अखिलेश ने अत्याचार गृह यानी टॉर्चर रूम का नारा दिया है, जो हर गुजरते दिन के साथ लोकप्रिय होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं ढूंढ पा रही है। जो लोग कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे, उन्हीं की राजधानी में कस्टोडियल डेथ हो रही है। पुलिस का अत्याचार चरम पर है। जो थाने न्याय दिलाने के लिए होते हैं वे अत्याचार गृह बन गए हैं। अब अगर कोई थाने जाएगा तो हो सकता है कि उसे न्याय की बजाय और मुश्किलों का सामना करना पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि थाने में जाकर किसी की जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं या वसूली की जाती है, और अगर इससे भी ज्यादा कुछ हो तो उसकी हत्या भी हो सकती है। यह पहली हत्या नहीं है। इसी राजधानी लखनऊ में पहले भी एक दलित बेटी की कस्टोडियल डेथ हुई थी और हाल ही में एक और नौजवान मोहित की हत्या हो गई। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसी लखनऊ के पास सरकार ने दंगा होने दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे और दूसरों पर आरोप लगाते थे, वही सरकार अब खुद ऐसे मामलों में शामिल हो रही है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि दंगे में सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी इतना बड़ा फेल्योर कैसे हो सकता है। क्या इंटेलिजेंस का इतना फेल्योर हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि क्या होने जा रहा है। जब भी कोई जुलूस निकलता है, थाने स्तर पर बैठक होती है, लीडर्स के बीच में बातचीत होती है और रूट तय होता है। इसके बावजूद बहराइच में घटना हो गई। राजधानी में पहले ही कस्टोडियल डेथ हो चुकी है और जौनपुर में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बिंद समाज के नौजवान की पुलिस ने पिटाई करके हत्या कर दी। और यह सिर्फ यही नहीं हो रहा है। मुरादाबाद हो या मेरठ, कई जिलों से ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उन परिवारों की मदद के लिए पहुंचते हैं जो कस्टोडियल डेथ का शिकार हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के पास इन घटनाओं का क्या जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना बिल्कुल सही है। हाल ही में एक पुलिस चौकी को वकीलों ने आग के हवाले कर दिया क्योंकि अदालत के अंदर पुलिस और वकील भिड़ गए थे। यह सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। गाजियाबाद जिला जज कोर्ट में कुर्सियां फेंकी गईं, पुलिस चौकी फूंकी गई और पुलिस ने वकीलों पर लाठी चार्ज किया, जिसके चलते 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। यह सब दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। अगर ये घटनाएं किसी विपक्ष शासित राज्य में हुई होती तो कितनी डिबेट्स होती, मगर यहां उत्तर प्रदेश में तो डिबेट ही नहीं हो रही है। पुलिस दंगाइयों के साथ मिलती जुलती दिखाई देती है, उनके साथ सांठगांठ करती है। दंगाई कार तोड़ते हैं और पुलिस उनके साथ चलती है। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हाल की घटनाएं बहुत शॉकिंग हैं। गाजियाबाद में पुलिस और वकीलों के बीच जो हुआ वो भी चौंकाने वाला है। पुलिस और जज के बीच की खींचतान भी सामने आ रही है। खबरों में यही सब दिखाया जा रहा है। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। जज और वकीलों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद वकील नाराज हो गए। कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी गईं। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों पर लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ा। इससे नाराज वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात पर उनकी जिला जज से कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया
कि जिला जज अपनी जगह से उतरकर नीचे आ गए और दोनों में तीखी बहस हुई। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को जंगल राज बताते हुए सवाल उठाया कि जज ने फोन कॉल करके पुलिस बुला ली और ये सब हो गया। अखिलेश यादव ने बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण की बात है तो गवर्नर हाउस के सामने जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिन अफसरों ने अवैध निर्माण की अनुमति दी उन पर क्या कार्रवाई की गई? ये सवाल वाजिब हैं और इनका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस सवाल से बचने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव इस पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। लाखों घर गिरा दिए गए हैं, लेकिन अगर यह कार्रवाई अवैध निर्माण पर की गई है तो उन दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई जिनकी वजह से अवैध निर्माण हुआ? उन्होंने सवाल उठाया कि गवर्नर हाउस के सामने जो अवैध निर्माण हो रहा है वो हेरिटेज बिल्डिंग है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या बुलडोजर वहां भी जाएगा? यह सवाल उठाते हुए उन्होंने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अवैध निर्माण की जांच के लिए चैनल का कोई स्ट्रिंगर कैमरा लेकर जाकर देख सकता है कि कौन सा निर्माण लीगल है और कौन सा इल्लीगल। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास है तो सरकार को दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलडीएनएफ पास के आगे नगर निगम ने भी पास किया है, तो सरकार के लोग मुख्यमंत्री आवास का नक्शा दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सरकार इस कार्रवाई का इस्तेमाल विभाजनकारी तरीके से कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जनता को कैसे बताया जाए कि सरकार की कार्रवाई वास्तव में विभाजनकारी है, क्योंकि इसी आधार पर वो वोट भी हासिल कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि एलडीए और अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटीज में पहले से ही सूची बनी हुई है कि इल्लीगल निर्माण कहां-कहां हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को निष्पक्षता से काम करना चाहिए और सिर्फ चुनिंदा मामलों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास अवैध निर्माण की सूची है तो उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने फिर दोहराया कि गवर्नर हाउस के सामने जो अवैध निर्माण हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास है और जिन अधिकारियों ने यह अवैध निर्माण करवाया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? अखिलेश यादव भविष्य को लेकर आशान्वित हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की सफलता इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनावों में मिली थी, वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। अखिलेश यादव के सामने विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों में कई चुनौतियां हैं। वे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। जब बंटेंगे तो कटेंगे का नारा जो महाराष्ट्र और झारखंड में दिया जा रहा है, उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है। इससे आने वाले दिनों में संभावित स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहराइच और बाराबंकी में हाल की घटनाएं इस स्थिति का एक ट्रेलर दिखाती हैं। अखिलेश यादव को इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे की रणनीति बनानी होगी। बाराबंकी में मां बहन की गालियां देने वाले गाने मजलिस के सामने चलाए जा रहे हैं, जिससे माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बहराइच में 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। अगर पुलिस वहां तैनात होती तो शायद यह घटना नहीं होती। बाद में यह सामने आया कि दंगा भड़काने में पुलिस का भी एक किरदार था, जैसा कि दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया। जब एक धार्मिक जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से गुजरता है तो स्वाभाविक है कि तनाव बढ़ सकता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि स्थिति कितनी नाजुक हो सकती है। वहां पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि माहौल को भड़काने में पुलिस निष्क्रिय या नाकारा है। कुछ आरोप लग रहे हैं कि यह सब भाजपा की रजामंदी से हो रहा है। जब पुलिस नकारा दिखेगी और दंगाई यह कहेंगे कि उन्हें पुलिस ने 2 घंटे का समय दे दिया, तो भाजपा पर सवाल उठना लाजमी होगा। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने यह एक बड़ी चुनौती बन जाती है। उन्हें इन स्थितियों का सामना करते हुए अपनी रणनीति बनानी होगी। अगर कोई सांप्रदायिक माहौल भड़कता है तो पीढ़ियां प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, जिस पर वे पूरी तरह से निर्भर हैं, के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने अपनी सफलता पर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को समर्थन देकर सबसे ज्यादा सीटें जिताने में मदद की। अयोध्या की जीत को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया, साथ ही अन्य लोकसभा क्षेत्रों की जीत को भी महत्वपूर्ण माना।
अब भाजपा को इन परिणामों को लेकर चिंता करनी चाहिए। जहां प्रधानमंत्री पहले ज्यादा वोटों से जीते थे, वहां अब कम वोटों से क्यों जीते? उन्होंने कहा कि हार तो जीत में भी है, मतलब जीते भी हैं, लेकिन वोटों के मामले में हारे भी हैं। अयोध्या के बारे में उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद विकास रुक गया है, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स समाजवादियों ने बनाई हैं, उससे कई गुना बेहतर काम अयोध्या में करके दिखाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या की जनता ने समाजवादियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जैसा कि मैंने कहा, पिछड़ा दलित अलायंस या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस तब तक कारगर है जब तक सांप्रदायिक माहौल नहीं भड़काया जाता। अगर दंगे शुरू हो जाते हैं तो यह नारा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार मुद्दों पर टिके हुए हैं। वे रोजगार, अग्निवीर योजना और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो यूपी के लिए अहम मुद्दे हैं। भाजपा के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वे अनर्गल मुद्दों में लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने एक और चुनौती कांग्रेस के साथ गठबंधन की है। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता असहज महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या यह स्थिति इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होती है। इसका पता 2027 के विधानसभा चुनावों में चलेगा। चुनावी राजनीति बहुत दिलचस्प होने जा रही है। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहें AI न्यूज़ इंडिया के साथ।